मतलब ये वास्तु वास्तु वाला सीन है ये बालाजी टेलीफिल्म वाला या कुछ और? थोड़ा सा है वैसा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ मैं। सो आई थिंक पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आई एम एन एक्टर टर्न प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मैं काम वही है, लेकिन होता है कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर का अब जो ओवरऑल काम है वो है ओवरऑल लुक डिज़ाइन करना, डायरेक्टर के साथ बहुत मतलब क्लोजली काम करते हुए, और डीओपी के साथ। इस आदमी को मैंने लिटरली 2 शूट पे शुरुआत में अपने आर्ट ग्रुप से और डायरेक्शन के आर्ट ग्रुप से हटवा दिया था, बिकॉज ये इतना बग करता था। सुबह 4 बजे ये प्रॉप कब मिलेगी, मुझे कभी डायरेक्ट टैग नहीं करता था, मेरी टीम का सब लोगों को टैग कर करके करता था। तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने ही अंदर एक स्ट्रगल करके कि किसी चीज़ को कम कर देते हैं, अच्छा। किसी को मैं थोड़े से अपनी फीस कम कर लूँगा, कुछ ऐसा कुछ है तो कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के भी प्रोजेक्ट्स, मुंबई प्रोजेक्ट दोनों जगह कर रहे हो, दोनों स्टेट्स में कर रहे हो, तो अब लग रहा है आपको कि दिल्ली की मार्केट भी काफ़ी ग्रोथ कर रही है? देखो, दिल्ली की मार्केट तो अच्छी है ही, बिकॉज दिल्ली में आउटडोर शूट्स बहुत आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ है जो यहाँ पे आती हैं। बट अगेन क्या है कि काम सारा बॉम्बे से ही प्लान होके आता है। तो मुझे यही लगता है कि जैसे हम बॉम्बे में जो लोगों के साथ काम करते हैं जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं और उनको ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे होता है कि आपको ना कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है कि ड्राइंग्स देने के बाद भी खड़े रह करके बताना पड़ रहा है, क्योंकि लेबर वहाँ पे अपने आप को अपडेट करती है। मुझे वरुण भाई ये बताओ हाँ बता। कि सच से बताना, आपके दिल्ली में कितनी जगह पैसे फंसे हुए हैं? आ, 1 2 3 4। मेरे भाई हैं जो कि बड़े शानदार भाई हैं, जिनसे मेरी शायद पहली बार सेट पे लड़ाई हुई थी। बट ये जनरली होता है कि जिससे मेरी लड़ाई होती है उससे मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये वाले भाई हैं जिनके साथ मैं सेट पे सेकंड एडी मिला था। बट वो उस प्रोजेक्ट के बाद ही मुझे लगा कि मैंने ना अब कुछ ढंग का प्रोजेक्ट किया है जिसमें मेरे को सीखने को बहुत मिला। ठीक है, और इतने सारे प्रोफेशनल लोग थे, चाहे वो आर्ट टीम हो, प्रोडक्शन टीम हो, डायरेक्शन टीम हो, डीओपी टीम हो, तो बहुत अच्छा सीखने को मिला। और आज ये जो प्रोफेशनल हैं इनका भी बेस अब मुंबई शिफ्ट हो चुका है। तो दिल्ली में आए तो मैंने कहा भाई टाइम दो मुझे, मेरे को आपके साथ कुछ पॉडकास्ट करना है। तो ये है मेरे भाई वरुण कुमार। थैंक यू वरुण भाई, थैंक यू आपने थैंक यू मुझे थैंक यू इतना, थैंक यू सो मच। Thank थैंक्स फॉर you। कमिंग भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू भाई, आपने मुझे टाइम दिया क्योंकि हमारे पास कोई सेट नहीं था, आपने सेट दे दिया। ठीक है, मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा आपने, क्योंकि मेरी चीज़ें कुछ रुकी हुई थी, आपकी वजह से स्टार्ट हुई हैं। थैंक यू। वरुण भाई के बारे में बता दूं आप लोगों को कि वरुण भाई का जो प्रोफाइल है, मतलब वो इतना स्ट्रांग प्रोफाइल है कि अगर आप देखो ऑपरेशन परिंदे इनकी अवेलेबल है Z5 पे, बीरा इनकी एक फिल्म अवेलेबल है, इन्होंने दुनिया भर के एड्स किए हैं। एक इनकी शॉर्ट फिल्म है चटनी, जिसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, करेक्ट? यस यस, फिल्म फेयर अवार्ड मिला हुआ है। पहली शॉर्ट फिल्म है जिसको फिल्म फेयर दिया गया। इन्होंने दुनिया भर के ब्रांड के लिए एड्स किए हैं। एक दो बड़े एड्स जो हम लोगों ने साथ में किए थे, गूगल और गूगल एंड मीशो, मीशो की है। बड़ा लंबे कैंपेन थे, 9-10 दिन के हाँ। शूट थे उनके यार। तो वरुण भाई सबसे पहले मुझे बताओ कि वरुण कुमार, ये डबल एन और डबल आर का क्या है? मतलब ये वास्तु वास्तु वाला सीन है ये बालाजी टेलीफिल्म वाला या कुछ और? थोड़ा सा है वैसा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा विश्वास रखता हूँ मैं। सो उसी के लिए मैंने कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस उसके हिसाब से सोच करके थोड़ा सा चेंजेस किए थे। सो इतना ही है बस, उससे ज़्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं। मुझे लग रहा है कुछ तो होगा, तभी ग्रोथ हुई है, मुंबई मुंबई शिफ्ट हो गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए, कुछ तो रीजन हो गई उसका। वो नहीं, अगर मतलब ऐसा बिलीव करते हो आप? मैं बिलीव करता हूँ, मैं मेरा पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, है ना, बिकॉज नहीं तो आपको अपना काम तो करना ही होता है। और बाकी हाँ ये है कि कुछ ये थोड़े बहुत चेंजेस होने से मुझे थोड़ी सी काम में चीज़ें बेटर महसूस हुई हैं। सो इतना ही है बस, इतना ही मैं फॉलो करता हूँ इस चीज़ को। बढ़िया, मैं अभी चेक करूंगा, पाली का कुछ यू करूंगा। मस्ट, यू मस्ट, हाँ जरूर जरूर जरूर। अच्छा पर भाई मुझे सबसे पहले बताओ, मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने मास कॉम किया था, ठीक है, तो मुझे नहीं पता मैं कब डायरेक्शन वाली चीज में लैंड कर गया। मतलब आपका ये प्रोडक्शन डिजाइनिंग वाला, मतलब कैसे जर्नी यहाँ तक कैसे पहुंची, या जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? सो आई थिंक पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आई एम एन एक्टर टर्न प्रोडक्शन डिज़ाइनर। मैं एक्टर था और बाकायदा मैंने एज एन एक्टर कुछ काम भी किया हुआ है। बट उसके बाद मुझे अचानक से मैं कैसे प्रोडक्शन डिज़ाइनर की तरफ आता गया,
ये मुझे भी आज तक नहीं पता। अच्छा। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया हुआ था और एक मेरे दोस्त ने मुझे एनडीटीवी में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जब उसने वहाँ इंट्रोड्यूस कराया तो वहाँ पे एक शो चलता था गुस्ताखी माफ। सो मुझे उसमें ऑप्शन मिल गया काम करने का, मिला तो वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके का सेट लगाना होता था। इट्स अ पपेट शो, इट वाज अ पपेट शो। वहां पे आप मतलब एज ए आर्ट वाइज एज अ आर्ट असिस्टेंट समझ लो, एज अ मैनिपुलेटर समझ लो, आई यूज्ड टू मैनिपुलेट पपेट्स अच्छा। एंड आई यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सेट्स। सो छोटा मोटा ये सब काम मैं उसमें देखता रहता था। तो एक दिन पता चला कि एनडीटीवी का इंटरनल भी एक प्रोग्राम है जिसमें वो लोगों को मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोग आते थे वहाँ पे, मास कॉम एमसीआरसी से आते थे, या फिर एफटीआई स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग जगह आईपी से आते थे। सो मैं वैसी कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा होल्ड नहीं कर रहा था। अच्छा। करेक्ट। तो आपका बेसिकली ज्यादा देखा जाए तो सेल्फ लर्निंग ही है। सेल्फ लर्निंग है। मैंने उसके बाद कुछ कोर्सेज किए, कुछ एलाइड कोर्सेज किए, लाइक इंटीरियर्स का मैंने बॉम्बे से एक क्रैश कोर्स था वो किया। फिर मैं जब दिल्ली आया वाइल वर्किंग विद एनडीटीवी मैंने वाईएमसीए से एक छोटा सा एक फिल्म मेकिंग का कोर्स किया। लेकिन मेरी मेन लर्निंग जो हुई है वो एनडीटीवी में हुई है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एनडीटीवी, टू डॉक्टर प्रणय रॉय, राधिका रॉय, स्मिता चक्रवर्ती, इन सबके अंडर में रह करके मैंने काम सीखा वहाँ पे, और इन्होंने ही चांसेस दिए मेरे को आगे बड़े लेवल के सेट्स लगाने के लिए। तो मैं अगर करेक्ट करूं तो बेसिकली जैसे जनरली लोग पढ़ते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं और फिर मतलब काम करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। You can बट say that. आपने सीधा थर्ड स्टेज पकड़ा। हाँ, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरी इंटर्नशिप पहले हो गई। हाँ। उसके बाद मुझे वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज जो एनडीटीवी नहीं कराया, लाइक 3D मैक्स, ऑटोकैड, ये सब, बिकॉज ये हाँ उतना करते करते मुझे समझ में आ गया था कि इसके किए बिना आगे बढ़ने का कोई रास्ता है नहीं। ये सब जैसे कि एक डायरेक्टर को एक बेसिक स्टडी जरूरी है, लेकिन एक अगर अच्छा डायरेक्टर बनना है तो आपको फिर डायरेक्शन के अंडर जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स आते हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है। आजकल आप टीवी पे इतने अच्छे अच्छे शोज देखते हो, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं आप देखोगे तो वो सब किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से हैं, और उन सबको एडिट की, कैमरा की, हर चीज़ की बड़ी आर्ट डिपार्टमेंट की नॉलेज है। बड़े बड़े जितने भी आज की डेट में जो आप शोज देखते हैं, चाहे वो पताल लोक हो या वो डेली क्राइम हो, सो दे ऑल आर वेरी वेल इक्विप्ड। तो मुझे ये लगता है कि अगर अच्छा काम करना है तो आपको अपने आप को बीच बीच में इस तरीके के कुछ छोटे कोर्सेज करते रहने चाहिए, और अच्छे लोगों के साथ काम करो जो अच्छे पढ़े हुए सीखे हुए लोग हैं। सो इंडिया में बड़ा अच्छा कंटेंट बनता है फिर, और बनेगा उस हिसाब से। जैसे हम लोगों ने जनरली आर्ट डायरेक्टर वर्ड सुना था, प्रोडक्शन डिजाइन ये मतलब कैसे 5-6 साल, मतलब मैंने तो पर्सनली 4-5 साल पहले ही सुना। तो ये टर्म मतलब दिल्ली या इंडिया में था पहले, या ये कहीं और से आया, या कुछ आर्ट डायरेक्टर का ग्रेड लेवल को प्रोडक्शन डिजाइनर बोलना चालू कर दिया? देखो, आर्ट डायरेक्शन का बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में आज भी हम लोगों को यही बोलते जाते हैं कि ये आर्ट डायरेक्टर है। बट होता क्या है कि प्रोडक्शन डिज़ाइन इंडिया में पहली बार जो था वो फरहान अख्तर, जोया अख्तर लेके आए थे दिल चाहता है में। पहली बार ये टैग इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 2001 में, दिल चाहता में। एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन डिज़ाइनर है सुजैन, उन्होंने उस फिल्म को प्रोडक्शन डिज़ाइन किया था और बड़े अच्छे पैलेट यूज़ किए थे। तो उसके बाद भी टाइम लगा लोगों को समझने में कि फिल्म मेकिंग में ये भी एक पार्ट है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, कैमरा है, आपका एक्टिंग है, डायरेक्शन है, एडिटिंग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, साउंड है। सो प्रोडक्शन डिज़ाइन को पहले ये समझा जाता था कि आर्ट डायरेक्टर्स हैं, तो इनको बता दो ये बना देंगे, या इनको बता दो तो ये आपका स्ट्रक्चर रेडी करके दे देंगे। लेकिन उनको इतना बड़े लेवल पे लेके आए हैं वो लोग, चाहे साबू सिरिल हो या नितिन देसाई जो अब नहीं रहे, तो इन लोगों ने ना उस कैनवस को बहुत बड़ा किया। काम वही है, लेकिन होता है कि प्रोडक्शन डिज़ाइनर का अब जो ओवरऑल काम है वो है ओवरऑल लुक डिज़ाइन करना, डायरेक्टर के साथ बहुत मतलब क्लोजली काम करते हुए, और डीओपी के साथ। बिकॉज किसी भी फिल्म मेकिंग में टीम जॉब ही है, ये कोई भी अकेला नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता, डायरेक्टर भी नहीं कर सकता, डीओपी भी नहीं कर सकता। सो प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो है उसका मेन काम यही है कि वो इन लोगों के साथ मिलकर काम करे, एक ओवरऑल विजुअल पे काम करे,
उसके बाद उसको अलग, अब नीचे आर्ट डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सेट डेकोरेटर होता है, उसके अंडर में सेट ड्रेसर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, प्रॉप मास्टर होता है, आर्ट डायरेक्टर होता है। आर्ट डायरेक्टर का ही मेन काम होता है कि जो प्रोडक्शन डिजाइनर ने एक लुक डिजाइन सोची है, कलर पैलेट सोचा है, अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो ये एग्जीक्यूशन टीम आ जाती है। फिर आर्ट डायरेक्टर के अंडर में आर्ट असिस्टेंट्स होते हैं, उनके अंडर में और तमाम लोग होते हैं, फैब्रिकेटर्स होते हैं, मेटल वर्क करने वाले, पीओपी वर्क करने वाले, एफआरसी का काम होता है, जो फाइबर से हम लोग चीज़ें बनाते हैं। सो ये इंटरनेशनली तो प्रोडक्शन डिजाइनर ही यूज होता था, क्योंकि उन लोगों का ही बनाया हुआ ये एक टैग है। इंडिया में 2001 से आया, बट नाउ डेज जो अब बच्चे जो फिल्म स्कूल्स या बीएफए, मतलब जो फाइन आर्ट्स से पढ़ के आ रहे हैं, एमएफए करके आते हैं, बीएफए करके आते हैं, सो उनका क्या होता है कि अब उनके पास एक डायरेक्ट बोलने के लिए कि वी आर सो एंड सो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ से पढ़ के आए हैं, तो वो देन इस हिसाब से प्रोडक्शन डिजाइनर का टैग इंडिया में अब काफ़ी रेगुलर यूज होता है। तो मतलब ये बात कह सकते हैं कि आर्ट डायरेक्टर समहाउ प्रोडक्शन डिजाइनर की ही इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा होता है। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि आर्ट डायरेक्टर कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर उसके ऊपर प्रोडक्शन डिजाइनर बैठा है, लाइक अगर मैं कितना भी बड़ा प्रोडक्शन डिजाइनर बन जाऊं, बट अगर कहीं पे मेरा डायरेक्टर या डीओपी किसी चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। तो हर टीम की जो हायरार्की होती है वो ऐसे ही होती है। आई विल शो यू अ चार्ट, मैं तुमको भेजूंगा, आप उस पर देखना कि हर डिपार्टमेंट में जैसे अलग अलग जैसे डायरेक्शन में होता है, डायरेक्टर के बाद अब डीए होते हैं जो सिर्फ डायरेक्टर के असिस्टेंट्स होते हैं। क्यों? उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट वो काम जो है, क्रिएटिव एस्पेक्ट ही देख रहे होते हो। हाँ, मतलब कि नहीं तो से- आप हर चीज के लिए अगर तमाम असिस्टेंट्स डायरेक्टर को कॉल करने लग जाएं तो वो अपनी आर्ट पे फोकस नहीं कर पाएगा। करेक्ट। इसीलिए असिस्टेंट्स रखे गए हैं, उनके भी लेवल्स हैं। एक असिस्टेंट सिर्फ डायरेक्शन का कॉस्ट्यूम देखता है, एक आर्ट देखता है, एक स्क्रिप्ट और एक्टर्स को मैनेज कर रहा होता है। सो हर टीम के साथ, बिकॉज फिल्म मेकिंग अगेन मेरे को लगता है कि जो इतना बड़ा तामझाम हम बनाते हैं वो एक 5 मिनट 10 मिनट या बड़ी फिल्म के लिए कर रहे होते हैं, तो वो बेटर बनाने के लिए हो रहा होता है। वो पता लग जाता है आपको कि टीम जॉब है या हर किसी ने अपना अपना काम कर दिया, तो फिर कुछ भलता सा ही कुछ अजीब सी चीज़ निकल के आ जाती है। मुझे पहले वो चीज़ बताओ, जैसे मैं तो एडी वर्क बहुत किया, आपको पता है। मुझे बताओ, जैसे हम एडीज या जो मेरी जो कॉम, अगर मैं कॉम की बात करूँ, हमारे जो एडीज की एक बिरादरी है, इनका ना हमेशा एक लड़ाई होती है कि यार ये प्रॉप या कुछ मामने बोला, अरे आर्ट बोलेगा ये तो यार तुम costume ना का है। चुप ही रहो इस बारे में तुम चुप ही रहो। मैं बताता हूं, इस आदमी को मैंने लिटरली 2 शूट पे शुरुआत में अपने आर्ट ग्रुप से और डायरेक्शन के आर्ट ग्रुप से हटवा दिया था, बिकॉज ये इतना बग करता था। सुबह 4 बजे ये प्रॉप कब मिलेगी, मुझे कभी डायरेक्ट टैग नहीं करता था, मेरी टीम का सब लोगों को टैग कर करके करता था। बट बाद में क्योंकि क्या है ना कि मे भी हो सकता है कि इसको उस टाइम पे हम लोग नया नया साथ में काम कर रहे थे, तो शायद इतना भरोसा नहीं बना पा रहा था कि ये लोग काम कर लेंगे। बट हाँ, उसके बाद आई थिंक हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स किए। गूगल की हम लोगों ने कुछ 4 एड फिल्म्स की जो ऑलमोस्ट 9-10 दिन का शूट था। मीशो का हम लोगों ने एक शूट किया जो 8 फिल्में थी, हम लोग पंजाब में जाकर के कुछ 7-8 दिन में शूट करके आए थे। उससे पहले भी बहुत हमने चीज़ें की, बट ये शुरू में मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लगा था, बट ये अपनी जॉब के लिए बिल्कुल आंख मीच करके बहुत परफेक्ट लड़का है, बिकॉज बहुत अच्छा काम करता है। एंड आई एम विशिंग हिम गुड लक। कि अपना नया ब्रॉडकास्ट चैनल जिसने यूज़ किया है, इट विल टच द स्काई। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपको मीशो का वाला इंसिडेंट याद है कि जब हम स्कूल में कुछ डेकोर कर रहे थे, मतलब ये अपना पूरा सेट बना रहे थे, तो कुछ मैंने बोला यहाँ पे एक भी नहीं हुआ, तो आप वहाँ दूर से चिल्लाते हुए आए, ओए ये क्या बोलते। सबको लगा जैसे इन दोनों में लड़ाई हो गई कि आप और मैं दिल्ली गए थे, बाकी सब लोग मुंबई गए थे, जो पटियाला में शूट कर रहे थे। सबको लगा लड़ाई हो गई एकदम से। आप तू क्या कर रहा है, मैंने कहा तू क्या कर रहा है, ये फिर उसके बाद अरे हम मजाक कर रहे थे, सब लोग ऐसे हो गए ये दिल्ली वाले हरामी है लड़के। आई थिंक वो क्या था कि एक तो शूट में ना, बिकॉज हम लोगों को ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। एक दिन का सुबह का एक अगर शेड्यूल जो है वो 60 किलोमीटर दूर है, तो दूसरा वहां से 100 किलोमीटर लोकेशन पे है, तो कम्यूटिंग प्रॉब्लम थी। दूसरा वहां पे कुछ राइट्स चल रहे थे, तो बंद भी था उसमें ना, हमारा लोकेशन के भी बीच और में वो इश्यूज आ रहे थे। स्कूल लोकेशन जो थी उसमें भी, क्योंकि वो कुछ गवर्नमेंट का स्कूल था, प्रॉपर परमिशन होने के बाद भी वहां का कोई कुछ अप्रूवल्स कैंसिल हो जाते कुछ थे। तो कुछ हो गया था। तो हम लोग जो थे, हम लोग कुछ 50-50 फुट लंबे बैनर्स टांग रहे थे, और ये बार बार बीच बीच में कुछ बोले जा रहा था, और एक्सेस चेंज होने की वजह से हमको सारे शिफ्ट करने थे। सो
हमको लगा कि थोड़ा फन हो जाता है, तो ही स्टार्टेड येलिंग एट मी, आई ऑल्सो स्टार्टेड येलिंग एट हिम, और खतरनाक तरीके से हमने हिंदी दिल्ली वाली जो होती है तो बाप वाला सब हमने कर दिया, बट फाइनली सब लोगों को क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मेरा तो पंगे ले। अच्छा, फाइनली वो एयरपोर्ट जाके मिले नहीं मिले वो नहीं मिले यार, सब एक दूसरे को ऐसे शक की नजर दे रहे यार, एयरपोर्ट्स कहाँ गए, एयरपोर्ट्स कहाँ गए, जिस जिसके पास थे मैंने जा के देखा, भाई तुम अब बोल दो, कैमरा पे बोल दो भाई एयरपोर्ट्स मिल गए तो वापस दे दो प्लीज प्लीज यार, मेरे एयरपोर्ट जिसने भी लिए हैं वापस करो यार। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ वरुण भाई कि दिल्ली में, मतलब दिल्ली में या मतलब कहीं भी ये जाता है, आपको डायरेक्टर को कन्विंस करना किसी भी चीज़ के लिए, या और वो चीज़ वो महंगी है या सस्ती है, मतलब मैं बजट वाइज ही बात करना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ महंगी है, कोई प्रॉप या कोई भी चीज़ का, और फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को पसंद आ गया, प्रोड्यूसर ने बोल दिया वो बजट में नहीं है, तो वो फाइट आप कैसे जीतते हो? देखो उसमें क्या होता है कि एक तो डायरेक्टर को ऑप्शन देना पड़ेगा, और डायरेक्टर समझदार होते हैं तभी वो डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर, मेरे को लगता है कि मैंने अभी तक जितने डायरेक्टर के साथ काम किया है, मुझे बहुत ही बड़े फ्रेंडली डायरेक्टर्स मिले हैं। मैं नाम भी बताऊंगा कुछ लोगों के अभी, जिन्होंने मुझे बॉम्बे में स्टैब्लिश होने में बहुत मदद करी है, जिनमें से सबसे पहला नाम है विवेक दुबे, नेशनल अवार्ड विनर हैं, और उनके साथ मैंने बहुत अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग एड फिल्म्स किए हैं, चाहे वो कैडबरी हो, चाहे वो पोर्टर हो, और जेमिनी ऑयल, मतलब काफ़ी सारे ब्रांड्स किए हैं। तो उनके साथ भी ऐसा हमारा एक एपिसोड हो गया कि हमने एक कोई चीज़ लॉक करी बट वो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, सो उनका लुक लाइक कुछ था, तो ही अप्रूव्ड इट, ही सेड कि हाँ ठीक है हो जाता है। पर कई बार हो जाता है कि कोई डायरेक्टर ऐसा कोई चीज़ के लिए अगर चाहता है कि उसको अच्छी लग रही है बहुत और वो फिल्म बनाने में मदद करेगी, तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने ही अंदर एक स्ट्रगल करके कि किसी चीज़ को कम कर देते हैं। अच्छा, किसी को मैं थोड़े से अपनी फीस कम कर लूँगा, कुछ ऐसा कुछ है तो कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके बाद भी वो आउट ऑफ पॉकेट है तो अपनी पॉकेट से तो देखो लगा करके, कोई ना काम करना चाहता है ना काम सीखना चाहता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पैसे देने होते हैं, वो सब देखना होता है। सो मोस्टली होता है कि रिक्वेस्ट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लोग समझ जाते हैं, बिकॉज उनको मालूम ही है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके लिए पूरी फिल्म का या पूरे क्रू का मूड खराब कर दिया जाए या कुछ एग्रेसिवली कुछ बोल दिया जाए। तो फिल्म मेकिंग, मेरे को लगता है कि फिल्म मेकिंग इज़ अ फन मेकिंग थिंग। अब आप सब मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो साथ में, और अच्छे अच्छे से आप काम करके निकाल देते हो, ऐसा हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, लोग समझ जाते हैं। अच्छा, आप लोग या आपकी टीम में कभी कोई ऐसे फंसे हैं कि मतलब जैसे कोई की प्रॉप है, ठीक है, वो लाए हैं, ठीक है, और मान लो वो ड्यूप नहीं है उसका और वो टूट गया या खो गया या कुछ, कभी भी आर्टिस्ट से गलती भी हो जाती है कुछ, या कभी एडिटर ने तोड़ दिया, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, या वो खो गया है तो वहां पे कैसे बचते हो आप लोग? सो खोया तो नहीं, बिकॉज अब अगर कोई चीज़ हमारे पास आ गई है तो फिर मैं अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखूंगा उसको, बिकॉज फाइनली मैं एचओडी हूँ। मेरी टीम से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ फकअप हो गया है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यार मेरा यू आर आंसरेबल। ऑफ कोर्स फाइनल फिल्म के लिए से डायरेक्टर आंसरेबल होता है। अच्छी बनी है तो सबसे पहले डायरेक्टर को ही वाहवाही दी जाती है, फिर पूछा जाता है डिपार्टमेंट्स के बारे में, किसने क्या किया। तो अभी एक बड़ा खतरनाक सा इंसिडेंट हुआ था। मैं कैनन की फिल्म शूट कर रहे थे और बॉम्बे में उस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त रेन हो रही थी, और हम लोग भिवंडी में शूट कर रहे थे, जो बॉम्बे से कुछ 2 घंटे का बाय रोड रास्ता, और बारिश हो रही हो तो समझ जाओ वो 2 घंटे कभी 4 भी हो सकते हैं। तो हुआ क्या कि उस टाइम ये था कि हम लोग फिजिकली प्रॉप्स जो थे वो सब फ़ोन पे ही चेक कर रहे थे। तो एक असिस्टेंट थी, उसने बोला कि बच्चों की फिल्म थी फुटबॉल वाली, तो उसने शॉप पे जाकर के बोला भी बच्चों के लिए फुटबॉल दिखाना। अब वो उसने ले ली जो लिटरली घर में खेलने वाली छोटी फुटबॉल होती है, या अब वो थैंकफुली था क्या कि जिस जगह पे हम शूट कर रहे थे वहाँ पे भी एक फुटबॉल ग्राउंड था, और उनके पास ऑलमोस्ट लुक लाइक फुटबॉल अवेलेबल थी जो हमको चाहिए थी। दैट गर्ल गॉट लिटरली लेट बिकॉज ऑफ दी जैम, तो वो बॉल आई नहीं। तो हमने बोला, तो खैर ये एवरीवन नोज कि वो पानी में, मतलब बारिश की वजह से वो कहीं फंस गई थी। इतनी देर में मैंने वो अरेंज कर ली, बट द मोमेंट शी केम एंड वो बॉल आकर के जैसे उसने डायरेक्टर के सामने दिखाई, डायरेक्टर वाज लाइक ये क्या दिखा रहा है बच्चा, ये क्या है, तुमको क्या बच्चों को खिलाना है क्या, जगलिंग करनी है क्या? सो ऐसा हो जाता है कभी कभी, बट यूजुअली आई मेक श्योर कि मेरी जितनी भी प्रॉप्स हैं, एक्शन प्रॉप्स हैं या फोरग्राउंड प्रॉप्स हैं जो कैमरा के बहुत क्लोज आने वाली हैं, उनकी फिनिशिंग और वो उनका एरा
मॉडर्न है, किस तरीके की है मग्स, और ऑप्शंस हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा दिखा रहे हैं कि एक कपल है जो चाय पी रहा है, तो अभी अगर वो गार्डन में बैठा हुआ है तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन बिहाइंड हिम और देम और अदर कलर्स, तो वो कैसा कलर होना चाहिए। अभी वो किसी 5 स्टार की लॉबी में बैठा हुआ है या एयरपोर्ट लॉबी में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे जो कॉफ़ी मग्स होंगे वो कैसे होंगे। और फिल्म मेकिंग में हम लिबर्टी ले लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छा दिखाने के लिए, एग्जैजरेट करने के लिए कर लेते हैं। तो कभी कभी हो जाती हैं ऐसी प्रॉब्लम, बट मैनेज हो जाती हैं, बचा लेते हैं। दिल्ली के भी प्रोजेक्ट्स, मुंबई प्रोजेक्ट दोनों जगह कर रहे हो, दोनों स्टेट्स में कर रहे हो, तो अब लग रहा है आपको कि दिल्ली की मार्केट भी काफ़ी ग्रोथ कर रही है? देखो दिल्ली की मार्केट तो अच्छी है ही, बिकॉज दिल्ली में आउटडोर शूट्स बहुत आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वेब सीरीज है जो यहाँ पे आती हैं। बट अगेन क्या है कि काम सारा बॉम्बे से ही प्लान होके आता है ना। दिल्ली में जो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं जो यहाँ पे हैं, मैं बस मेरी हमेशा से एक आगे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और मैं दिल्ली बॉम्बे काम करता हूँ, तो मुझे अब जब मैं दिल्ली आता हूँ तो मुझे यही लगता है कि जैसे हम बॉम्बे में जो लोगों के साथ काम करते हैं, जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं और उनको ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो, यहाँ पे होता है कि आपको ना कुछ कुछ जगह पे ऐसा हो जाता है कि ड्राइंग्स देने के बाद भी खड़े रह करके बताना पड़ रहा है, क्योंकि लेबर वहाँ पे अपने आप को अपडेट करती है। यहाँ पे वो थोड़ा सा मुझे हल्का सा लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं। स्कोप है अभी? स्कोप है, क्योंकि दिल्ली मेरे को लगता है कि बॉम्बे के बाद आई थिंक दिल्ली में बहुत शूट होते हैं, बहुत ज़्यादा शूट होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एज ए एडी मेरा आपसे सवाल है, आपसे और सभी आर्ट डायरेक्टरों से, प्रोडक्शन का सवाल है कि आप लोग हमें टाइम पे प्रॉप्स की फोटोज क्यों नहीं देते अप्रूवल के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार होता क्या है कि देखो हर किसी को ना, हर किसी की जॉब बड़ी इजी लगती है। एक रेफरेंस निकाल के गूगल से भेज देना या पास्ट पीडीएफ से निकाल के स्कैन करके भेज देना, अभी अभी आप यही काम मेरे साथ बॉम्बे में करोगे तो शायद मैं आपको गिवन टाइम में 10 ऑप्शंस और दे दूंगा, बिकॉज बॉम्बे के अंदर 500 से ज़्यादा रेंटल शॉप्स हैं, और कुछ ऐसे रेंटल्स हैं जो स्पेसिफिक एक ही चीज़ में डील करते हैं, सिर्फ लाइट्स में डील करते हैं, प्लांट्स में डील करते हैं, रियल प्लांट्स में। यू नो दैट बॉम्बे में अगर आपको चाहिए तो ट्रकों के ट्रक भर के आप रियल प्लांट्स आप लेके आ सकते हो। प्लांट्स तो मेरे को लगता है प्लांट्स बुक शेल्फ तो आप आर्ट डायरेक्टरों के फेवरेट होते हैं। हाँ, खाली स्पेस का डाल दिया। हाँ मतलब कि एक अच्छा लगता है ना, बिकॉज एक ग्रीन एक ऐसा कलर है जो ग्रे को भी ब्रेक कर सकता है, ऑफ वाइट को भी ब्रेक कर सकता है, ब्राउन को भी ब्रेक कर सकता है। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब लिबर्टी होती है जो हम शूटिंग लिबर्टी जिसको बोलते हैं वो लेते हैं। सो बॉम्बे में ये सब चीज़ें आपको बड़े आराम से मिल जाती हैं और इतना कुछ फंसता नहीं है मामला। अभी दिल्ली में जब हम शूट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि मोस्टली बहुत बड़े बड़े प्रॉप रूम यहाँ पे है नहीं, चुनिंदा 2-4-5 लोग हैं, वो भी वैसे वाले प्रोफेशनल प्रॉप रूम्स नहीं है। कुछ पुराने आर्ट डायरेक्टर्स थे जिन्होंने अपने गोडाउन्स को आर्ट रेंटल में कन्वर्ट कर लिया। सो उनके पास भी लिमिटेशन है, फिर उनके भी कुछ के सामान जो है वो यूज होते रहते हैं। सेम फिल्में दिख गई, सेम पेंटिंग्स दिख गई। करेक्ट। अब कई बार क्या होता है कि आप मोस्टली गूगल पे जाके जो भी रेफरेंस निकालते हैं, आपको मोस्टली इंटरनेशनल रेफरेंसेस मिलते हैं। लाइक इफ यू लुक फॉर अ ट्राइपॉड, आपको नॉर्मल कोई जो हमारे यहाँ मतलब वो पिंटरेस्ट पे चले जाते हैं ना लोग। करेक्ट। तो वो क्या होता है कि कई बार ना वो आप अपना काम अच्छा दिखाने के लिए वही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिसमें टाइम लग जाता है। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं समझता हूँ, जैसे डीएस हाँ। या जैसे डीए कर रहा होता है ज़्यादातर रेफरेंसिंग, या कभी डीए सेकेंड एडी को बोल देता है, या Correct. थोड़ी सी तू भी हेल्प कर दे, क्योंकि ऑफकोर्स डीए पे ज़्यादा प्रेशर होता है। Correct. तो रेफरेंसिंग के चक्कर में क्योंकि उनको डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना है। Correct. वो अच्छी रेफरेंस निकाल देंगे, अच्छी यहाँ वहाँ की गूगल निकाल देंगे, वो आपको डायरेक्टर से अप्रूव करवाया, बोलो डायरेक्टर अप्रूवल है लेकर आओ। अब वो दिल्ली में है ही नहीं तो आप कहाँ से लाके दोगे? नहीं, मैं बताता हूँ वहाँ पे उसमें होता क्या है कि आई थिंक इतना आपको काम करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है और आप सामने वाले को समझा सकते हो। तो ऐसा मेरे साथ अभी रिसेंट एक शूट पे हुआ ही था, एक ट्राइपॉड को लेकर के ही बात हुई थी कि देयर इज अ गर्ल हु इज अ वायलिनिस्ट और उसके सामने ट्राइपॉड रखा हुआ है। अब वो किसी ने रेफरेंस निकाला, किसी ने भेजा कि ये वाला ट्राइपॉड है, वो ट्राइपॉड इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। वो उसके अंदर ऑटोमेटिक उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है कि वो फ़ोन से आप ऑपरेट करो तो वो ऊपर भी हो सकता है। अच्छा। कैमरा आगे पीछे होता है, और वो अगर मैं अरेंज भी करता तो मेरे को टाइम लग जाता। तो उसका लुक लाइक हमने फटाफट से अरेंज करके डायरेक्टर को दिखाया, और मेरे आर्ट डिपार्टमेंट ने एक लाइट अरेंज कर ली जो उसके अंदर से थर्मोकॉल की लाइट वाइट बना करके ऐसा कुछ कुछ कर दिया, एंड उसको ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि 90% क्लोज कर दिया, एंड इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मतलब वो पहली चीज़ ऐसी थी जो कुछ फ्रेम में दिखाई देती है, तो हो जाती है और डायरेक्टर समझ जाते हैं।
बिकॉज देखो फाइनली क्या है कि अभी कोई पैदा तो कर नहीं देगा, और आप अगर डायरेक्टर को ये समझाओगे कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसके लिए शूट रोकना पड़ेगा, मैं जाऊंगा ढूंढवाऊंगा, मिली नहीं मिली, तो फिर फाइनली वही होता है कि कोई लुक अलाइक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लॉन्ग फॉर्मेट कर रहे होते हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपके पास टाइम होता है। एड फिल्म में आपको कितना टाइम मिलता है? मैक्सिमम 2 से 3 दिन या 4 दिन, बाकी दिन तो रेकी पीपीटीज इनमें निकल जाता है। आजकल हमारे मल्टीपल शूट भी चल रहे होते हैं, एक शूट आज है, दूसरे शूट की तैयारी चल रही है, एक सेट लग रहा है, तो उतने स्केड्यूल में से आपको तो भी 4-4 5-5 लोग मार्केट में छोड़ने पड़ते हैं जो सिर्फ इन्हीं सब प्रॉप्स को ढूंढ रहे होते हैं, यू नो। और मुझे ये, हाँ अब मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ कि बॉम्बे में अगर मेरे को पर्दा भी प्रिंटेड चाहिए अपना मनपसंद, तो मैं सुबह बोलूंगा, रात को मेरे जो कर्टन्स है वो रेडी होके आ जाएंगे। एनीथिंग, हब का फर्क है बेसिकली, हब का फर्क वो ऑब्वियसली जब ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिल्ली में आएंगे या ज्यादा डिमांड सप्लाई वाली जो गेम होती है, एक बार ज्यादा कुछ हो गया तो ऑब्वियसली पता लग जाएगा। कोई भी आर्ट डायरेक्टर, जैसे आपने बताया, काफी लोगों ने अपनी रेंटल शॉप बना ली है, तो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी दिल्ली। हाँ बिल्कुल होंगे। मेरे को तो लगता है कि दिल्ली में आपके पास जो शूटिंग स्पेसेस हैं, जैसे विलास हमारे यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि बॉम्बे में उतने बड़े विलास हैं, यू नो, बिकॉज स्पेस कंसर्न तो है। यहाँ पे आप जाते हैं तो आपके 10-10 एकड़ में बंगलोज बने हुए हैं, जिसमें सारा डिपार्टमेंट जो होता है वो एक बंगले के अंदर आ जाता है, यू नो। तो वो थोड़ा सा है। बॉम्बे में क्या है कि बॉम्बे में एक, अगर फॉर एग्जांपल हम मड के बारे में बात करते हैं, तो मड आइलैंड में क्या है कि एक बंगला बना हुआ है, बट उसके आसपास का जो सराउंडिंग स्पेस है बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अलावा, दैट इज अ वेरी छोटू सी स्पेस, जिसमें वो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाते हैं कि लोगों का खाना कर पा सकते हैं, 1-2 वैनिटी खड़ी कर सकते हैं, उसमें स्पेसेस नहीं है। अच्छा वरुण भाई, मुझे एक बात बताओ कि जैसे आपने भी लॉन्ग फॉर्मेट का जिक्र किया, आपने जो मैंने अभी पढ़े थे प्रोफाइल में थोड़ा जाना था कि ऑपरेशन परिंदे आपने की, बीरा आपने करी, एक आरुषि तलवार की भी कोई समथिंग फिल्म थी। हाँ, उसमें मैं आर्ट डायरेक्टर था। हाँ, और उसमें प्रोडक्शन डिजाइनर नहीं था। द तलवार बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। इन तीनों में आपको किस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मजा आया करने में, या सीखने में, या फाइनेंशियली नहीं पूछूंगा तो पैसे बता दो। तो बेसिकली द तलवार बिहाइंड क्लोज्ड डोर जो था वो तो मतलब एक खतरनाक सपने की तरह था, बिकॉज हम लोगों ने, वो डॉक्यू ड्रामा था, ओके, और वो बहुत वेरी क्लोज टू रियलिटी। और मेरी प्रोडक्शन डिजाइनर थी मोनिका भौमिक, और उनके साथ मैं वो कर रहा था। और उस घर में ही हम गए थे जिस घर के अंदर उस आरुषि का रियल घर में शूट वहाँ नहीं किया था, उस घर को विजिट किया था रिसर्च के लिए। फिर उसी ही टावर में एक घर नीचे हमको वो घर दिया गया था, जिसमें हमने वो सारा सेटअप किया था। दूसरा कि मैंने वो 1-2 महीने की रिसर्च में इतना डीप चला गया था एक एक चीज को लेकर के। वो बेडशीट भी हमने बिल्कुल वैसे ही ढूंढ के निकाली थी, बेड भी बिल्कुल वैसा ही ढूंढा था। इनफैक्ट जैसे उन लोगों की जो भी कहानी थी वो हूबहू हमने वैसी बनाई थी। तो वो एक्साइटिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था, और उसमें एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस भी इन्वॉल्व था, उसमें मज़ा आया था। और फन की बात करूं तो ऑपरेशन परिंदे जो मैंने मेरे बहुत ही क्लोज डायरेक्टर फ्रेंड, बड़े भाई जैसे थे, संजय गढ़वी, जो अब नहीं रहे, तो उनके साथ किया था। और उस पहले लॉन्ग फॉर्मेट में ये हुआ था कि मेरे डायरेक्टर मुझसे कुछ पूछते ही नहीं थे। अच्छा, बस उन्होंने मेरी एक पीपीटी देखी थी, कुछ रेफरेंसेस देखे थे, ही सेड यू कैन गो अहेड। वो हम लोगों ने एक पूरा जेल का सेट लगाया था। एक पंजाब में एक गांव के अंदर एक धर्मशाला टाइप्स थी, बहुत बड़ी, जो 120 साल पुरानी फैब्रिकेटेड है, एंड इट वाज डिजाइंड बाय अ पाकिस्तानी आर्किटेक्ट। अच्छा, बड़ी किस लोकेशन पे? ये है भटिंडा के पास एक गांव है जैतो। तो जैतो स्टेशन के बिल्कुल साथ में ही ये धर्मशाला जैसी बनी हुई है। और उसका जो स्ट्रक्चर था वो काफी कुछ नाभा जेल, जिसका ये जेल ब्रेक के ऊपर जो फिल्म थी, उससे मिलता जुलता था। तो हमने उस 120 साल पुराने स्ट्रक्चर को, जो बिल्कुल एकदम खराब हो चुका था, प्लास्टर पूरा उतर चुका था, तो ऑलमोस्ट 150 लेबर लगी थी 15 दिन के लिए उस पूरे को रिवैम्प करने में। मैं तुमको वो वीडियो दूंगा जो हमने उसकी मेकिंग की बनाई थी। उसके बाद फिर उसको जेल भी बनाया गया। जेल के बाद जो आला अफसर्स के वहाँ पे जो कैबिन्स थे, हॉस्पिटल के इंटीरियर्स थे,
क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, उसके अंदर 15-20 तो बड़े बड़े रूम्स थे। तो वो सब हमने उसको डिज़ाइन करके वहाँ बनाया था, उसमें बहुत मज़ा आया था। बिकॉज हमने वहाँ पे खाना बड़ा अच्छा खाया था, बिकॉज पंजाब का भी वहाँ के जो लोग थे आसपास के, वो इतने मतलब उनके अंदर इतनी इंसानियत भरी हुई थी कि वो उन्होंने देखा कि हम लोग बाहर से खाना मंगा के खाते हैं, तो वो मार्केट के लोग थे, वो कभी हमारे लिए पराठे, कभी चाय, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, वो पूरा फैमिली लेके बन आ गया, गए। क्योंकि रेगुलर आप लोग लेके आ रेगुलर जाते थे। काम कर दूर रहे हो। दूर से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया कि हमारे यहाँ पे शूटिंग हो रही है। राहुल देव थे उसमें, अमित साध, तो बड़ा मजा आया। कुणाल, उन सब के साथ काम किया था। तो वो मेरे लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा अच्छा लॉन्ग फॉर्मेट रहा। और एक कोई फिल्म भी जा रही है ऑपरेशन पर या बीरा थी, जिसमें आप बता रहे थे कि रियल गन हमने बनाई, वो है बिरहा, तो शॉर्ट फिल्म है जो मेरे भाई जैसे ही हैं पुनीत प्रकाश, उनके साथ हमने की थी। बिरहा की कहानी ये थी कि एक ही दिन में हमको 24 घंटे में शूट करना था, और उसको घर को पहले दिखाना है फ्रेश, फिर दिखाना है कि ये घर अब 30 साल बाद कैसा लगेगा। जी हाँ, और उस 30 साल बाद जो लड़का घर से चला गया था 20 या 25 साल बाद, जब भी वो वापस आता है, तो उसकी जो मदर है वो नहीं रही है, फादर जो है वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो घर के हालात कैसे हो चुके हैं। वो भैंस मर चुकी है, जहाँ भैंस बनती थी वो सब उखड़ चुका खाली है, हो गया। और आदमी जो है वो उतना बॉदर नहीं करता कि अब क्या टूट गया क्या हो गया। तो जिस मटके से पानी पीता उसमें मकड़ी के जाले लग गए हैं, बट वो अपना ऊपर से पानी डाल के निकाल के पी लेता है। उस तरीके की कुछ कुछ उसमें नुआंसेस थे। AK-47 है जो अभी एक वेब सीरीज हमने की है, एंड मॉल शाइन इंडिया के साथ हमने वो फिल्म की है। ऑलमोस्ट 8 to 10 एपिसोड्स की कहानी है। वो है 90s में जो बिहार था, और 90s में जो AK-47 कैसे यूज होते थे। तो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा खुल के अभी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज वो अभी रिलीज नहीं हुई है। अच्छा। बट उसमें उस 90s के इंटीरियर्स, 90s की कार्स और मार्केट्स, सबसे एक्साइटेड था मेरे लिए 90s का एक ब्रॉथल बनाना। अच्छा। जी हाँ, और वो मुझे लगता है कि आई थिंक शायद लोगों को पसंद आएगा। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट कलर पैलेट, एंड उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, जो कलर ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं, वो सब सेट है। बिकॉज 90s के आपको स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलेंगे। हम रांची शूट करके आए, जो हमने एक्सटीरियर्स किए हैं, कुछ गिवन उस तरीके के 90s के घर थे, वो सब किए हैं। बाकी बॉम्बे में हम लोगों ने जितना भी एक्शन था, गाँव में आग लग रही है, वो सब हो रहा है। सो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि वो जब भी रिलीज़ होगा। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। ऑल द बेस्ट थैंक यू भाई, थैंक यू। मुझे बताइए, अभी आपने आई थिंक हनी सिंह के भी कुछ गाने किए थे, कुछ म्यूजिक वीडियोस किए थे, yes. पर आई थिंक उस आपने म्यूजिक वीडियो थोड़े कम किए थे उससे पहले भी शायद, मतलब आई थिंक आपका फोटे तो नहीं था। सो हनी सिंह का जो ये गाना था बिलो तू आ गया, वो मेरा पहला सॉन्ग था। अच्छा, तो ये मुझे बताओ, यहाँ इसकी अप्रोच कैसे आई आपके पास, क्योंकि आपका मेरे को लगता है एड्स का और फिल्म्स का बैकग्राउंड है। Correct, ठीक है, सॉन्ग में मुझे लगता है कि सॉन्ग की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब नंबर ऑफ आवर्स की बात करूँ तो मैं, तो अब जैसे एड्स में हमारे अप्रूवल डायरेक्टर या PPM वगैरह सब चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा मुझे समझाओ जरा। मुझे तो उल्टा सॉन्ग बड़ा फनी, बड़ा फंकी लगा था, बड़ा फ्री स्टाइल था मेरे लिए वो। जो डायरेक्टर हैं मिहिर गुलाटी, आई थिंक शायद उनका भी ये एज अ डायरेक्टर शायद पहला या दूसरा गाना था। तो उनकी टीम ने मुझे अप्रोच किया, हम लोग मिले, मुझे गाना सुन के बड़ा अच्छा लगा था। मैंने उनको पहले जाते ये बोला, उन्होंने मुझे जो आइडिया समझाना शुरू किया, ऐसे भाई आप पहले गाना सुनाओ। तो जब बीट सुनी बिल्लो तू आ गया ना वाला, एंड पता चला कि हनी सिंह का कमबैक सॉन्ग है। एंड हनी सिंह के तो हर कोई फैन रहे हैं हम लोग, मतलब अंग्रेजी बीट थे और वो सबने टुनो के डांस किए हुए हैं। तो आपको समहाउ प्रेशर था कि यार हनीश का मुझे प्रेशर था, कमबैक सॉन्ग है, तो मुझे प्रेशर था, और मैं उनकी सेट पे वेट कर रहा था, बिकॉज मैंने उनको उससे पहले कभी देखा नहीं था। अच्छा। और कोई कुछ भी बोले, सबने उनके गानों पे बहुत चिल मारा है, बहुत पीपी के आज भी बज रहे पार्टी में, आज भी बजते हैं, और आज भी आई थिंक ही इज द बेस्ट। कितने भी आ जाए, और हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है कॉलेज की, स्कूल की, वो जुड़ी तो हुई हुआ क्या कि वो, और तो डीओपी और डायरेक्टर जो है वो शायद पहले कई काम कर चुके थे। मैं उस मनीष शंटी, और ये लोग पहले से काम कर चुके थे, या इन लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छा सा, इन्होंने एक मटेरियल रेडी कर रखा था। सो जब मैं घुसा तो फिर मुझे को लगा, तो मेरे को सिर्फ 2 ही ब्रीफ थे कि एक तो ये बहुत अलग लगना चाहिए, सटल लगना चाहिए, एंड इंटरनेशनल जैसा लगना चाहिए। तो उसमें कुछ रियल लोकेशंस थे, कुछ हमने सेट्स बनाए,
तो अगेन उसमें और हनी सिंह के सॉन्ग्स में आपको पता ही है कि जो बाकी के जो डांसर्स होते हैं वो थोड़े या तो इंटरनेशनल होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो आई एम थैंकफुल टू मी हियर बिकॉज उनके बड़े अच्छे आइडियाज थे, प्रोजेक्टर्स के बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। फ्लावर्स का जो था एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल था उसके अंदर, हमने जो फर्नीचर के साथ में जो लैंप्स को और फ्लावर्स को यूज करके सेट्स लगाए। एंड ऑफ कोर्स शंटी, जिसने मुझे बिकॉज मेरा वो पहला गाना था, तो मैं थोड़ा सा बड़ा सटल, बहुत ज्यादा सटल हो रहा था अरेंजमेंट्स को लेकर के, फर्नीचर अरेंजमेंट्स को, लेआउट को लेकर के। देन ही गेव मी अ फ्री हैंड कि भाई आपको जैसे करना है हेलो, और मेरे को वाकई मजा। उसके बाद तो मैंने उनका दूसरा एक और गाना जो हनी सिंह कांटा लगा, जिसमें हमने बड़े मैसिव सेट, करेक्ट, उसमें बड़े मैसिव सेट लगे थे। वो एक ऐसा है कि जिसमें मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में इतना बड़ा किसी ने गाना अचीव किया होगा। 3 ट्रक्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स वो यूज फॉर जस्ट वन शॉट फॉर नेहा कक्कड़। तो मेरे को लगता है वो जो आपका कलर पैलेट वाला एक्सपीरियंस है वो उस गाने में दिखा। हाँ, वो मुझे ग्रीन दिख रहा है, करेक्ट, कभी कुछ ब्लू दिख रहा है, करेक्ट, वो क्योंकि मैं भी मीर गुलाटी को फॉलो करता हूँ। मेरे तो कॉलेज उनका आइडिया तो उन्हीं का था। मैं आज भी बोलूंगा कि वो पूरे गाने की जो रनडाउन था 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट में, उसमें जो उनका ब्रेक डाउन था कि इतने को हम ऐसे शूट करेंगे, लाइक पुरानी फैक्ट्री में जाकर के जो डंप हो चुकी है जिसमें पेड़ पौधे उग चुके हैं, उसको बड़ा आर्टिस्टिकली लाइट से और फर्नीचर से ड्रम्स लगा के वो सब हमने बनाया। देन ग्रीन एरिया एक था कि एक ना बिल्कुल गली थी सूखी, तो फिर हमने कुछ डेवलप किया कि उसको टूटा हुआ टब है, टूटा हुआ टीवी पड़ा है, चेयर पड़ी है टूटी हुई, लैंप्स जगह जगह लगे हुए हैं, और एक पीछे एक लकड़ी का बड़ा ह्यूज रोमन विंडो है। तो ये ऐसा कुछ करके हमने, बिकॉज गाने में आपको लिबर्टी होती है, कॉस्ट्यूम्स। मेरे भी वो कॉलेज के सीनियर है मीर गुलाटी, तो मैंने उनकी स्टोरीज देखी थी। उसमें देखा था कि उन्होंने ना वैसे मतलब जैसे बिहाइंड द सीन टाइप का नहीं होता, एक रॉ दिखाया, एक फिर उसके बाद क्या बना वो डाली थी। करेक्ट। तो वो एक ऐसी भी कुछ लेन थी, मतलब सीढ़ियां बेसिकली 10-15 सी आर्ट सी उनके नीचे रखी आ रही है, वो देखा मैंने। बोला ये मैंने सोचा कैसे है, मैं तो ये उसमें चला गया। मैं वही बोल रहा हूँ कि मुश्किल है। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये होता क्या है कि जब आपकी टीम सब एक दूसरे पे अच्छे से भरोसा करते हैं ना, तो फिर आप कुछ अच्छा अचीव कर लेते हो। अब अगर मेरा डायरेक्टर मेरे पे भरोसा नहीं करेगा तो फिर वो मेरे पे चीजें थोपेगा। करेक्ट। ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप ऑप्शन दोगे अपने डायरेक्टर को, तो वो फिर आपकी चीजें समझेगा। और इतना विजुअली लोग करेक्ट होते हैं कि आप उनको कुछ बताओ कि ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि वो वो ग्रीन वाला जो एरिया था, उसमें बाद में हमने फिरोजाबादी शैंडलियर्स ऐड किए, बिकॉज ग्रीन के अंदर फिर बहुत ज्यादा ग्रीन हो गया था। और फ्लावर्स आप उतने फ्रेश लगाओगे वो थोड़ी देर में, आपकी शूटिंग 2 दिन 3 दिन चलने वाली है। तो हमने उसके अंदर फिर शैंडलियर्स काफी सारे यूज किए ताकि वो थोड़ा सा एक विजुअली ब्रेक भी आ जाए, टंगस्टन आ जाए। और वो पहले बड़ी छोटी सी एक 10x10 की पिट के अंदर नेहा कक्कड़ को बिठाने वाले थे। देन हमने जाते जाते वो एक शंटी जो डीओपी है, उन्होंने देखी कि यार ये थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है, थोड़ा मेरा पैसा ज्यादा लग गया भूल भरने में मुझे। पर मैंने आज तक इतने मेरा आर्ट डायरेक्टर बहुत अच्छा था उसमें, निपुण, दिल्ली का लड़का है, मिर्जापुर किया उसने एज आर्ट डायरेक्टर, वेरी गुड गाय। सो आप शायद विश्वास नहीं करोगे कि उसमें जो झूमर लटके हुए हैं, वो एक जो सेंटर में झूमर लटका हुआ है वो कुछ 18x14 का झूमर है। अच्छा। वो 50 फीट से लटका हुआ है, एंड वो सब उसने बॉम्बे से मंगाया था। 2 ट्रक भर के बॉम्बे से आए थे लाइट्स के। बट डायरेक्टर का मतलब एक प्रोडक्शन जहाँ पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन तो आपके हाथ में है, ठीक है ना, कोई विजन समझना और विजन को एग्जीक्यूट करना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और जैसे कई बार क्या होता है कि आपको करेक्ट कलर समझ में नहीं आता। करेक्ट। तो अगर आपने कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो फिर होगा क्या कि बिकॉज कैमरा जो है ना, हम रियल आंखों से तो कलर देख करके चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कैमरा के लिए वो कलर परफेक्ट नहीं मिला है तो आजकल तो खैर चलिए ये हो गया है कि आप पोस्ट में जाकर के कलर्स ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पे भी लिमिटेशन है। वहां पे भी जैसे हर किसी कलर को आप ट्वीक नहीं कर सकते, फिर चीजों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो वो सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग जो होती है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं पहले भी बोल रहा था कि डायरेक्टर, डीओपी, प्रोडक्शन डिजाइनर, प्रोड्यूसर, ये जो 5-6 जो की मेंबर्स होते हैं लाइन प्रोडक्शन, इनका एक साथ सिंक होना और अच्छा वर्कर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एड्स में सेलिब्रिटी के लिए काम करना या सॉन्ग्स में या फिल्म में काम करना, क्योंकि मेरे को लगता है एड्स में ना टाइम लिमिटेशन बहुत होती है
कि यार एक्टर तो 8 घंटे में आएगा चला जाएगा, उससे पहले आपको सब कुछ रेडी होना चाहिए, सब कुछ ये होना चाहिए, प्रॉप प्रॉप सब कुछ सेट पूरा अप्रूवल अप्रूवल, तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग और टाइमिंग वाइज रहता है या विदाउट सेलिब्रिटी वाला? सो अभी मैं बताता हूँ, सेलिब्रिटी में भी अगर आप कोई ऐसे थिएटर एक्टर के साथ काम कर रहे हैं जो सेलिब्रिटी है, जैसे मैं पंकज जी की बात करता हूँ, पंकज त्रिपाठी के साथ काम कर रहे हो, अब उन्होंने खूब रच के उन्होंने थिएटर किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो एक अच्छा एक्टर होता है ना, वो अपने सेट पे जब आता है तो अपनी प्रॉप्स के साथ भी सबसे पहले दोस्ती करता है। ओके। यू नो कि यार ये कप ऐसे नहीं रखा होगा, मैंने चाय पी होगी तो मैंने ऐसा रखा होगा, चश्मा पलट के रख दिया होगा, एक बुक रखी होगी फोल्ड करके। तो उससे क्या होता है कि अगेन ये प्रोडक्शन डिज़ाइन भी जो है ना, ये भी एक कैरेक्टराइजेशन है। अगर मैं किसी संगीतकार का घर कर रहा हूँ तो संगीतकार का भी वो कितना बड़ा संगीतकार है, बिगनर है, घरेलू काम चलता आ रहा है, घराने से है, यू नो, या फिर 4 लड़कों ने मिलके एक बैंड का सेटअप कर रखा है, या फिर नेशनल अवार्ड विनर कोई बहुत तेजस्वी ऐसे बड़े म्यूजिशियन हैं, जाकिर हुसैन साहब हैं, तो उनके पास उनको किसी ने गोल्डन तबला गिफ्ट किया होगा। तो वो सब एक आपकी स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ होता है। फिर उसके अंदर वो सेलिब्रिटी कोई भी हो, आपको आपका जो काम है, आपका सब कुछ स्क्रिप्ट के अंदर है। मैं अपने असिस्टेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ो, 5 बार पढ़ो और बोल बोल के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ताकि कानों में आवाज जाए, आप सुनो क्या बोल क्या रहे हो। कि एक घर के अंदर वो बैठा हुआ है और उसकी मुंडेर से जो है बाहर झुकी झोपड़ी दिखाई दे रही है, तो ऐसा नहीं है कि झुकी झोपड़ी के सामने झुकी झोपड़ी ही होगी। एक महल की खिड़की से भी झुकी झोपड़ी दिख सकती है, एक फ्लैट से भी दिख सकती है। तो वो स्क्रिप्ट पढ़ो बार बार और अपने डायरेक्टर से डायरेक्ट बात करने की कोशिश की जाए कि सर आप चाहते क्या हैं। हाँ, ये जरूर है कि लॉन्ग फॉर्मेट और एड फिल्म्स में ये वेरी करता है, क्योंकि एड फिल्म्स में क्या होता है कि आप कई बार ना बहुत गरीब को भी या तो लिटरली दिखाते हो जैसा है, या आप दिखाते हो थोड़ा, आजकल एक नया वर्ड आ गया एस्पिरेशनल, यू नो, हम लोगों के साथ होता ही एड फिल्म में कि यार नहीं ये तो बहुत गरीब दिख रहा है, सो ये वो धर्मा वाला गरीब दिखाओगे इसको, यू नो, थोड़ा सा अप मार्केट गरीब दिखाओगे इसको, थोड़ा नीश साफ लगना चाहिए, वो लगना चाहिए। बाकी तो आज तक किसी सेलिब्रिटी से ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। आई हैव वर्क विद कार्तिक आर्यन, आई हैव वर्क विद पंकज त्रिपाठी, धोनी सर के साथ मैं 4-5 एड फिल्म्स कर चुका हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि, हाँ उल्टा मेरे को उल्टा ये जरूर लगता है कि जो बिल्कुल ही जो फ्रेश, जैसे धोनी हो गए या सहवाग हो गए या जितने हमारे सेलिब्रिटीज जो हैं, या नीरज चोपड़ा हो गए, ये लोग उतना इतने रेडी टू मोल्ड होते हैं कि डायरेक्टर जैसे बोलते हैं वैसे कर देते हैं। करेक्ट। या फिर बिल्कुल ही मजा हुआ कलाकार वैसे कर सकता है, जिसको पता लग जाता है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए। तो इसीलिए एक्सपीरियंस जो है बड़ा फेयर ही रहा है मेरा हर किसी के साथ। जो गूगल का हम लोगों ने किया था, इसमें गजराज राव थे, अरे बाप रे, जिम वाला सेटअप था वो क्या हमारा। काम था उनके साथ तो उन्हीं के बारे में तो बता रहा था ये, अच्छा, कि उनके सेट पे ही रिक्लाइनर लगा हुआ है एंड ही इज वाचिंग अ टीवी, आई थिंक अपनी पोती के साथ या बेटी के साथ। तो उनके साइड ड्रॉर पे मेरे असिस्टेंट्स ने ऐसे बुक रख दी थी कि भाई पढ़ के बंद करके रख दी होगी, साथ में चश्मा रखा होता। ही सेड नो, मैंने अभी बुक पढ़ के रखी है तो मैं पलट के रखूंगा। अच्छा, मैं फोल्ड नहीं तो, करूंगा। हाँ मतलब मैं खुली हुई रखूंगा, उसके अंदर मेरा चश्मा पड़ा होगा और मेरा चाय का मग ऐसे रखा होगा, और मेरे को रिमोट के साथ में एक मोबाइल दे दो, मुझे बाउल के अंदर कुछ खाने वाने के लिए कुछ दे दो। तो इससे क्या होता है कि एड फिल्म से मोस्टली हम करते नहीं है अगर ब्रीफ ना हो तो, बट हाँ उनके साथ काम किया था। बट गजराज सर, आई थिंक ही इज हिमसेल्फ अ डायरेक्टर ना, एड फिल्म मेकर। करेक्ट। आई थिंक अब तो मोस्टली वो एक्टिंग ही करते हैं, बाकी एज अ डायरेक्टर उन्होंने काफ़ी एड फिल्म्स की हैं। और इन लोगों के साथ, अब वो भी थिएटर बैकग्राउंड है और बड़े मजे हुए कलाकार हैं, तो इन लोगों के साथ तो सेट पे एक ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आपको सीखने को मिलता ही मिलता है। तो गूगल की बात अगर करें तो गूगल की तो आई थिंक 4 फिल्म जो थी वो बहुत कमाल शूट की थी। मुझे एक चीज़ बताओ, आप लाइन प्रोडक्शन या लाइन प्रोड्यूसर्स में दिल्ली के काम के तरीके में, इन टर्म्स ऑफ परमिशन, इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल, बजट्स वाली चीज़ें कि यहाँ पे ये मत करो वहाँ मत करो, यहाँ के और मुंबई में क्या ज़्यादा फर्क आता है? देखो दिल्ली में चैलेंजिंग है ज़्यादा, आई टेल यू व्हाई। बिकॉज दिल्ली में जो शूटिंग लोकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपको रेड फोर्ट पे शूट करना है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। फिर दिल्ली के अंदर जो है ना आपको मिक्स क्राउड है, यू नो, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूपी भी टच हो रहा है,
इन अ वे हल्का सा दूर जाकर के राजस्थान भी टच हो रहा है, हरियाणा ने तो काफ़ी लंबा एरिया ले ही रखा है। तो वहाँ पे क्या है कि वो परमिशंस को लेकर के, और बिकॉज कैपिटल है तो यहाँ पे बड़े चैलेंजेस हैं। जितने भी दिल्ली के लैंड प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसी जगहों पे शूट करना, मतलब एक सरकारी प्रॉपर्टी में जाकर के और वहाँ पे पार्क में शूट करना भी आपके लिए चैलेंज है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे जो बॉम्बे से क्रू आया हुआ है 100, 150, 200 लोगों का दिल्ली का क्रू है, उन सबको अकोमोडेट भी कराना है, शूट भी कराना है। तो मेरे को लगता है कि वो, क्योंकि देखो बॉम्बे में तो आपके पास सारे ऑप्शन है ना। अगर आपको गेटवे विंडो पे शूट करने को नहीं मिल रहा फॉर एग्जांपल, तो आप उसका एक पोर्शन बना करके एक स्टूडियो में शूट कर सकते हो और बाकी ग्रीन स्क्रीन लगा करके आप कुछ भी मैनेज कर सकते हो। ऐसा करते हैं हम लोग। बट मेरे को लगता है कि चैलेंजेस जो हैं वो थोड़े लाइन प्रोडक्शन के दिल्ली और नॉर्थ की तरफ थोड़े हैं, पर कंफर्टेबल है। इन लोगों का चैनल जो है, जो जिस चैनल से ये लोग जाते हैं प्रॉपर होता है। लाइक नेहरू स्टेडियम को एक दिन के लिए, वो नीरज चोपड़ा की हमने एड फिल्म की थी लिम्का की। मैं नहीं था, मैं लियम, जो आप लिम्का वाली बता रहे हो, हाँ। उससे जस्ट पहले अंडर आर्मर का एड था, वो मैंने किया था। ओके, तो मैं लिम्का में उसमें नहीं था कि दिल्ली के हमारे लाइन प्रोड्यूसर हैं अकरम भाई, डार्क हॉर्स फिल्म्स, डार्क हॉर्स। राजेश धाम भाई और अकरम भाई। सो वो नेहरू स्टेडियम में हम लोगों का एक दिन का शूट था पूरा, और एक दिन का हमारा रेकी वेकी था। तो हम जब पहुंचे तो हमने कहा ये तो पूरा खाली है। तो उन्होंने बताया कि इस दिन के लिए, बिकॉज ये सेलिब्रिटी शूट है और बड़ा इंपॉर्टेंट शूट है, पूरा स्टेडियम यूज करना है। तो वो स्टेडियम को पूरा खाली रखा गया था उस दिन। तो अथॉरिटीज की तरफ से, बिकॉज उन्होंने अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट की होगी कि खाली चाहिए, तो अथॉरिटीज ने डिफरेंट स्पोर्ट्स के जितने भी वहाँ पे बच्चे आते हैं, रेसिंग के लिए, स्टेपल चेस के लिए, हाई जंप के लिए, या जितने भी डिपार्टमेंट्स के लिए आते हैं, उन सबको उस दिन मना कराया गया था, सो दैट वी कैन शूट इजीली। ओके। और ऑलमोस्ट काफ़ी एरिया जो है वो वैनिटीज के लिए और बाकी जो भी फैसिलिटीज होती हैं उनके लिए यूज, तुमको पता ही होता ही है। सो है, आई मीन ये तो है, ऐसा बॉम्बे में तो है ही, बट दिल्ली में मेरे को लगता है क्योंकि बहुत सारे लेयर्स में उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि कम शूट होता है तो जाहिर सी बात है फिर आपको ज़्यादा प्लीज करके या रिक्वेस्ट करके काम कराने पड़ते हैं। लाइक कैनॉट प्ले जैसी जगह पे आप रोड बंद करके शूट कर लें। अरे बहुत तो जैसे हमने रैपिडो में किया था, रैपिडो में आशीष किया दीक्षित था, हमारे correct, अपने भाई हैं, हाँ। वो लाइन प्रोड्यूसर थे उस पे। रैपिडो में किया था, रैपिडो में किया था, उन्होंने पूरा इनर सर्कल बंद करा दिया गला था। फट गया था चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि ट्रैफिक का सिग्नेचर था। संडे, हाँ, संडे को पूरा उन लोगों ने वो ब्लॉक करा करके कराया था। तो आई मीन हाँ। और एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो बॉम्बे में, दिल्ली से ही हैं, उनका नाम है मॉबी, मोहम्मद मुबश्शिर। यस, हाँ। जो दिल्ली बॉम्बे में अभी तफरी के नाम से, उनका तफरी स्टूडियोज के नाम से लाइन प्रोडक्शन, नाउ आई थिंक ही इज इनटू प्रोड्यूसिंग आल्सो। सो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी है कि वो बहुत सटल रहता है आदमी, बहुत सटल आदमी है, एंड उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर रखा है। उनका एक महीने में 20 एड फिल्म शूट करते हैं लोग। लॉन्ग फॉर्मेट्स का मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट्स भी हैं। ही इज गॉट द बेस्ट ईपीज, बेस्ट लाइन प्रोड्यूसर्स, बेस्ट असिस्टेंट्स। एंड मैं तो तफरी के साथ बहुत शूट करता हूँ। मैंने तफरी के साथ एक महीने में 4 फिल्म भी की हुई है। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब 2023 में मैंने कुछ ऐसा किया है कि बैक टू बैक उनके साथ मैंने 4-5 फिल्में की हैं और हर तरीके के शूट किए हैं। मैसिव शूट्स भी किए, लाइक धोनी की एक फिल्म थी जिसमें हमने पूरा एक कॉलोनी डिजाइन किया था। तो हर तरीके का काम किया। उस अचीवमेंट है ऐसे लोगों के साथ काम करना। वैसे मैं वही आई थिंक यू आल्सो नो हिम, नो? मैं तुम जानता तो हूँ, मौलवी मैं को बहुत पहले से जानते हैं। मैं मेरा कॉलेज टाइम से मैं जानता हूँ उनको। उनका एक बड़ा सेंसिटिव भी बताता हूँ मैं। मतलब उनको जैसे वो है, दिल्ली में अच्छा काम किया, एस्टेब्लिश हुए, बम्बई शिफ्ट हो गए और बम्बई में बड़ा नाम किया। सेम आपके बताया होता है कि आपने भी दिल्ली में। नहीं, मैं अभी उतना ऐसा कुछ, पर ठीक है, बेस्ट कर रहे हो, नहीं किया। बेस्ट कर रहे हो। मैं मतलब बेस्ट मैं तुमको बता, सॉरी टू कट यू, मैं बेसिकली अपने कुछ 1-2 लॉन्ग फॉर्मेट्स का वेट कर रहा हूँ। मुझे लॉन्ग फॉर्मेट्स करने का ज़्यादा मन है। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। जैसे मैंने एक और इंटरनेशनल फिल्म की थी, द वॉरियर क्वीन ऑफ झांसी। उसमें हम लोग राजस्थान में थे कुछ 3-4 महीने के लिए। तो उसमें हमने 1852 का सब कुछ फैब्रिकेट किया था, ओके, एवरीथिंग। और बॉम्बे से अप्रोक्सीमेटली कुछ 200+ वर्कर्स जो थे वो 1.5 महीने के लिए राजस्थान आए हुए थे। वी मेड कैनन्स, ओल्ड गन्स, डैगर्स, कपड़े, पर्दे, बेड्स, सब कुछ बनाया गया था। बिकॉज आपको 1852 का क्या ही मिलेगा।
हाँ, मेहरानगढ़ फोर्ट के कुछ स्ट्रक्चर्स थे जो हमने इंटीरियर्स के लिए एक्सटीरियर्स के लिए यूज किए थे। झांसी की रानी का किला दिखाया था वो, और उसके अलावा जो ट्रेनिंग एरियाज थे या फिर जो स्टेबल्स थे। इस टाइप की फिल्म का, इस टाइप के जॉनर का रेफरेंसिंग और रिसर्च लेवल भी नेक्स्ट ही लेवल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। आप लोगों को हम लोगों ने तो मनुस्क्रिप्ट्स देखी हैं उस टाइम की लिखी हुई। वन ऑफ द लकीएस्ट जिसको उस टाइम पे कुछ पेपर वर्क देखने को मिले। और उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट्स थे वो बहुत ही मतलब इतने इतने दिग्गज लोग थे कि उन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिए हैं कि अगर उसको बड़े से बड़ा भूकंप भी आ जाए तो शायद कुछ हिला नहीं पाएगा। और आप देख सकते हो कि जितने भी ये फोर्ट बने हुए हैं कितनी परफेक्ट प्लानिंग कर रखी है, लाइट सोर्स की, एयर सोर्स की, और पानी की कैसे हार्वेस्टिंग की जाए, कैसे बारिश के पानी को वो दीवारों में से नालियां बना करके। तो ये सब आप जब जाते हो ना, मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो प्रोडक्शन डिजाइन में आते हैं, भले ही वो ऐसे किले बना ना रहे हो, बट जाने से आपके लेवल्स लेयर्स खुलती हैं। करेक्ट। आपको जाना चाहिए, देख के आना चाहिए। मतलब फोर्ट में हर कोई जाता है फोटो खिंचवाने के लिए, हम भी जाते हैं, हमें भी फोटो खिंचवाना अच्छा लगता है। बट वहां जाकर के मैं अगर जाऊंगा तो मैं जयगढ़ में जाकर के मैं जो जयवान जो कैनन रखा हुआ है तो मैं उस पर रिसर्च करूंगा कि इतने पहले उन्होंने इतनी फाइन सीएनसी कार्विंग की कैसे उस कैनन्स के ऊपर। उनके मेन जो कैनन, जो मेन एरिया होता है, और वो इतनी बड़ी कैनन है कि वो 9 फुट 10 फुट की ऊंची कैनन लोगों ने लोड करके बनाई कैसे होगी। तो आप जब जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली फिर आपकी लेयर्स, फिर आप उतरोगे तो देखोगे अच्छा ये पूरा जो इन्होंने रैंप बनाया हुआ है कितने लोग इसको लेके आए होंगे, बिकॉज वो एक बार सिर्फ चली थी। करेक्ट। तो उस सब चीजों से ये होता है कि आपके पर्दे खुलते हैं, आपको सीखने को मिलता है। ये भी हो चुका है, ऐसा भी बन चुका है। Correct. ये विजन कहाँ से आई, एग्जीक्यूशन वो भी, वहाँ भी वो भी एक फिल्म रही है, एक डायरेक्शन रही और है। मैं तो मेरे जो मैं बॉम्बे में बहुत सारे अपने प्रोडक्शन डिजाइनर फ्रेंड्स को फॉलो करता हूँ। मधुसूदन है, मयूर है, आकाश गौतम है, ये सब प्रीतीश कुशवाहा, ये सब लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि इनके काम को देख करके हमको भी, बिकॉज अभी क्या है कि मान लीजिए मैं महीने में 5 फिल्में करता हूँ, वो शायद महीने में मुझसे ज्यादा काम करते हैं। बट लेकिन क्या होता है कि जब आप अपने फ्लोर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस ज्यादा है। यू वर्किंग विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के साथ मल्टीपल लेवल पे काम कर रहे हो। तो इन सब लोगों के काम को देख करके अरे यार ऐसा तो हम भी कर सकते थे। करेक्ट। ये कितना अच्छा किया इन्होंने, लाइक दैट। मुझे वरुण भाई ये बताओ हाँ, बता। कि सच से बताना, आपके दिल्ली में कितनी जगह पैसे फंसे हुए हैं? 1 2 3 4, रहने दे भाई, बताऊंगा तो वो भी नहीं मिलेंगे। स्किप द क्वेश्चन, नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, चलो एक बताओ। अच्छा जेन्युइन पूछ रहा हूँ, दिल्ली से मतलब ऑफ कोर्स मैं आपकी एज नहीं पूछ रहा कि कितने बुजुर्ग हो, नहीं मुझे पता है आप शेव आपको वाइट ही आती होगी इसलिए आप क्लीन रखते हो। मुझे बताओ सिर्फ इस मतलब फैमिली है, बच्चे हैं, मतलब इस एज में, मतलब इस एज में, मतलब इस टाइम पे शिफ्ट करना, शिफ्ट मतलब कि ऑफ कोर्स आप दिल्ली मुंबई अप डाउन करते रहते हो, बट इस टाइम पे शिफ्ट होना, ज़्यादातर अपोजिट्स करना, कितना बड़ा पर्सनली भी कितना डिस्टर्बेंस हो जाती है लाइफ में या भाई चैलेंज तो है कि आपने अपनी ऑलमोस्ट जिंदगी जितनी भी अभी तक जी है सारी दिल्ली में ही जी है, यू नो। और अब एकदम से बेस चेंज करना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा इसको ग्रेजुअली वो किया है। जैसे पहले मैंने अपना सेटअप वहाँ पे शिफ्ट किया, प्लान किया, फिर अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पे परमानेंट ज़्यादा रखना शुरू किया। पहले क्या था कि मैं बड़ा फ्रीक्वेंटली दिल्ली बॉम्बे करता रहता था कि दिल्ली के शूट्स आते रहते थे, तो फिर मैंने दिल्ली के शूट्स थोड़े लेने कम कर दिए, कोई सी पैसे वैसे की वजह से नहीं, मतलब थोड़ी मार्केट स्टैब्लिश हो। हाँ, मतलब कि किसी एक जगह पे रुकूंगा तभी तो कोई। correct. होता क्या था कि दिल्ली जैसे ही आता था पीछे से फोन आता था, मैं बोलता था यार मैं तो शूट पे आया हूँ या अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो देन मेरे पास फोन आने बंद हो गए। सो देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग डायरेक्टर्स। ओके। तो फिर किसी बड़े समझदार इंसान ने मेरे को बोला कि भाई यहाँ पे थोड़ा रुको, आना जाना करते रहोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। ये समझदार बंदे का नाम ले सकते हो आप, नहीं बोला होगा। नहीं तूने बोला। तो बेसिकली फिर मुझे खुद थोड़ा सा रियलाइज हुआ, तो मैंने फिर वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया और हुआ। और अभी रही बात फैमिली की, तो अभी क्या है कि
थोड़ा टाइम लगता तो है ही चीज़ों में, क्योंकि आप पहले अभी मैं वहाँ पे अपने आप को फुली स्टैब्लिश नहीं मानता हूँ, अभी थोड़ा और टाइम जा रहा है। बट अब ये है कि इतना हो चुका है कि मैं अब धीरे धीरे अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ वहाँ शिफ्ट करा सकता हूँ, बिकॉज अब जो रेशो है काम का वो है ठीक ठाक है, कि आप काम कर लेते हो, 2-4 लोग आपको जानते हैं, आपके काम को समझने लग गए हैं, आपको पिच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट कुछ लोग हैं आपके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। करेक्ट। इनफैक्ट पता है आपकी स्टोरीज देखता हूँ, जैसे आपकी वाइफ की या बच्चों की आप स्टोरी लगाते हो, तो मैं अपनी वाइफ को दिखाता था, मैंने देख ये मेरे एक सर हैं, इन्होंने अब शिफ्ट हुए हैं, तो अपन भी देख उसको बोला मैं अभी से मेकअप करा, आई डोंट नो बाद में क्या होगा, मैं करता हूँ कि भाई शिफ्ट अपने को भी होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यार इस इंडस्ट्री में मैं बताता हूँ, सॉरी टू कट यू, मैं बताता हूँ, एक ना एक्टर की तरह जिंदगी जियो। उसमें ये होती है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए कभी कोई एज ग्रुप नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने लेट 40s में शुरू किया है, करेक्ट, चाहे वो किरण खेर जी हो, चाहे वो बोमन ईरानी साहब हो, सब लोगों ने बड़े अपनी अधेड़ उम्र निकलने के बाद शुरू किया है। तो मेरे को भी यही लगता है कि किसी भी काम को, अनलेस अगर कोई सरकारी डिग्री आप कर रहे हो जिसमें एक एज बैरियर है, उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि आपको किसी भी काम को चालू करने में कोई झिझक होनी चाहिए या कोई एज का वो मैटर करता है। जब तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो और ये राइट टाइम है, तो आपको कर लेना चाहिए उस काम को। बट आपकी जनरल एडवाइस, चाहे वो डायरेक्शन वाले लोग हों या आर्ट डायरेक्शन वाले लोग हों या कोई कॉस्ट्यूम है, कोई भी कैटेगरी की इंडस्ट्री लोगों के लिए, मतलब आप कहोगे कि यंग लोग हो और आप, तो आप ये रिस्क लो, आप शिफ्ट हो जाओ, आप लर्न करके आओ। नहीं देखो, मैं ये तो कभी भी नहीं सबको बोलूंगा कि कोई फोर्सफुली ऐसा बोलूंगा कि शिफ्ट हो जाओ। मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे भी जिसको जहाँ पे काम करके कंफर्टेबल लग रहा है, जो जहाँ पे खुश है, वो रह सकता है। तो अगर आप दिल्ली में रह करके वही काम बॉम्बे वाला जो कर रहे हो यहाँ रह करके अचीव करते हो, और हर किसी के थोड़े सपने अलग हैं, मेरे थोड़े और अलग हैं। मेरी जो फाइनल डेस्टिनेशन है शायद वो सिर्फ प्रोडक्शन डिजाइन नहीं है, हो सकता है मुझसे आगे भी कुछ करने की सोच रहा हूँ या सोचूं। क्या है वैसे, आप कुछ तो विजन होगा आपका, फिल्म बनानी है? यार अभी कुछ ऐसा सोचा तो हुआ है, बट अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना है। और मैं कभी ना कभी तो डायरेक्शन में आना चाहता हूँ, तो मैं कुछ डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो बट अभी मैं चाहता हूँ कि जिस लाइन पे चल रहा हूँ पहले अपने आप को यहीं स्टैब्लिश करके देखूँ, और स्टैब्लिश करने के बाद फिर मैं देखूंगा, सोचूंगा, अगर कोई कहानी किसी की समझ में आई या मैं किसी को समझ में आया कि हाँ यार ये फिल्म बना लेगा, तो क्योंकि खाली प्रोजेक्ट बना लेना ही नहीं, उसको फाइनली लोगों तक पहुंचाना वो बहुत बड़ा टास्क होता है। और आपकी फिल्म बने तो देखने में बहुत, आज जितने भी आर्ट वाले लोग हैं उनको देखने में बड़ा मजा आने वाला है, सीखने वाले हैं, क्योंकि आर्ट डायरेक्शन ऑफ कोर्स स्ट्रांग ही होगी उसमें। अभी देखो वो तो हो गई है, जैसे आप उमंग कुमार की कोई भी फिल्म देखिए, तो उससे ये मतलब नहीं है कि उमंग कुमार ने जिंदगी भर में इतने बड़े बड़े सेट लगाए हैं, बिग बॉस के सेट्स लगाए हैं, तमाम बड़े बड़े सेट लगाए हैं। सावरिया करके बहुत बड़ी फिल्म थी, उन्होंने बड़ा अच्छा डिजाइन बनाए हैं। तो अब जो उन्होंने खुद एक फिल्म की मैरी कॉम, है ना, तो उन्होंने ज़रूरी नहीं था उसमें बड़े बड़े सेट लगा दिए। तो वही होती है कि कहाँ पे क्या कितनी ज़रूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं वही बार बार बोलता हूँ कि अब सभी को बोलता हूँ कि स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ होता है। किसी आदमी ने और ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड व्हाट टू शूट, व्हाट टू मेक, तो वो सब दिग्गज लोगों ने कुछ सोच करके किसी चीज़ को अप्रूवल दिया है, इसका मतलब कुछ अच्छी चीज़ ही होगी। करेक्ट। तो आई थिंक मेरा हमेशा से और आगे भी यही रहेगा कि मैं स्क्रिप्ट को बहुत स्ट्रांगली, और मैं कभी भी डिजिटल स्क्रिप्ट पे काम नहीं करता। आई ऑलवेज टेक आउट अ प्रिंट आउट, वेदर इट्स अ शॉर्ट फिल्म, एड फिल्म और अ लॉन्गर फॉर्मेट। मैं पेपर वर्क पे बहुत बिलीव करता हूँ। करेक्ट, मेरी भी स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट निकाला आपने आज। करेक्ट, आपने बता दिया, तू बता लिया तेरा प्रिंट आउट स्क्रिप्ट। अच्छा एक चीज़ और बताओ सर मेरे को कि अगर ऑब्वियसली अगर जैसे बॉम्बे अच्छा काम कर चुके हैं तो तरीका भी सब समझ में आ गया है, प्रोसेस भी सब पता ही है, मतलब डिफरेंस पता ही है आपको। दिल्ली के कुछ प्रोडक्शन डिज़ाइनर या आर्ट डायरेक्टर्स अगर कुछ अपनी तरफ से एडवाइस करना चाहो कि यार तुम ये चीज़ कर लो बहुत बेटर हो सकती है, बेसिक एडवाइस, ऑफकोर्स वो भी अपने लेवल पे बेस्ट ही कर रहे हैं, और कुछ एडवाइस करना चाहते हो मतलब एक आर्ट असिस्टेंट के लिए, या मतलब एक बेसिक से एडवाइस जो आपको लगता है कि यार हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं दिल्ली में, बेसिक एडवाइस आप देना चाहोगे किसी को? तो मैं देखो एडवाइस देने वाला तो खैर मैं अभी नहीं हूँ। पहले तो मैं कुछ नाम बताना चाहता हूँ कि जो मेरे को लगते हैं कि जो एक्चुअली में अच्छा काम कर रहे हैं। जरूर बताओ, मैं मतलब उनके पॉडकास्ट भी करना चाहूँगा। जैसे दीक्षा है, मुझे दीक्षा का काम बड़ा अच्छा पसंद है, लालिमा है, नीरज है, राहिल है, पंकज है, तो ये सब लोग काफी अच्छे समय से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। और
दीक्षा के लिए मैंने पहले भी एक बार, तुमको याद है एक रेफरेंस की कुछ बात हुई थी, तो उसका कुछ भी मैंने जो काम देखा उसने कुछ चीज़ों को बड़ी छोटे छोटे कॉर्नर्स को बड़ा अच्छा ट्रांसफॉर्म करके यूज़ किया है। करेक्ट करेक्ट। तो मैं तो इनको बस अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दे सकता हूँ, देना चाहूँगा, और बाकी बोलूँगा कि हाँ आगे और एक्सप्लोर करना है, बड़े लेवल पे एक्सप्लोर करना है, तो आई थिंक आप लोगों को भी एक बार बॉम्बे में आगे काम करके देखना चाहिए। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको पता लगेगा कि आपके साथ मिल करके लोग और भी कितने अच्छे अच्छे यू कैन डू वंडर्स बेसिकली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये मेरी लोगों के लिए आई थिंक एक हिदायत रहेगी या जो भी बोलता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने भी आई थिंक एक प्रोजेक्ट, मतलब मैंने नहीं किया था, मैंने एडी से रिकमेंड किया था प्रोजेक्ट पे, तो उस प्रोजेक्ट पे आई थिंक हैप्पी मेकिंग फिल्म्स का प्रोजेक्ट था वो, उस पे दीक्षा ने मेट्रो का एक कोच बनाया था। ओह आई नो, आई सॉ दैट। हाँ। बहुत बढ़िया बनाया था वो। हाँ, पिनहॉल में बनाया था वो बहुत बढ़िया था, बेहतरीन बनाया बहुत था। बढ़िया बनाया था, और बढ़िया भी बनाया था। और अगेन उसकी जो डिटेलिंग भी थी अंदर, वो ऑलमोस्ट क्लोज टू रियलिटी थी, है करेक्ट ना। वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था साइज को देख करके भी, जबकि शूटिंग के लिए आपको पता होगा हमको थोड़े साइजेस बड़े करने पड़ते हैं। करेक्ट। तो उसने भी ओवरऑल साइज को ऐसा बड़ा किया था कि वो जो कोच था वो ऐसा कुछ मतलब लार्जर देन लाइफ ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, पूरा बड़ा रियल रियल। हाँ करेक्ट करेक्ट। थैंक यू भाई, आपने दिल्ली के कुछ अच्छे लोगों के नाम बताए मेरे को, तो ऑफ कोर्स आई विल अप्रोच देम कि उनके भी पॉडकास्ट कर पाऊँ, उनकी डेफिनेटली या शेयर कर पाऊँ। कुछ दिल्ली के तो आपने बता दी, कुछ बम्बई के अगर 2-3 लोग हो या किसी को जिनके आपका अच्छा बॉन्ड है, जिनको मैं अप्रोच कर सकूँ पॉडकास्ट के लिए, उनको भी रिकमेंड कीजिए। एक तो आई थिंक आपको मॉबी का एक्सपीरियंस लोगों के सामने ज़रूर लेके आना चाहिए, कि कैसे दिल्ली से शुरू करके और असिस्टेंट लेवल से जा कर के कैसे उसने इतना बड़ा सेटअप रेडी किया बॉम्बे में। एंड मेरी दिली इच्छा है कि एक बार आप विवेक दुबे हैं, डायरेक्टर हैं, आपको उनके एक्सपीरियंस ही सिर्फ जान के अच्छा नहीं लगेगा, आप उनसे जब बात करोगे ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। मतलब मैंने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम कर लिया है, बट मैं उनके शूट्स की वेट करता हूँ, बिकॉज उनके साथ काम करके जो लिबर्टी मिलती है, बिकॉज वो खुद लिटरली बहुत अच्छे आदमी है। आई थिंक आप इन दोनों के एक्सपीरियंसेस, बिकॉज विवेक दुबे की एक फिल्म है फनरियल, जो एक क्रिमेशन के ऊपर है, कि कैसे बॉम्बे के कुछ लड़कों ने एक क्रिमेशन को कैसे बड़ा फन में लेके आकर के लोगों की हेल्प करनी शुरू करी। इट इज पोस्ट कोरोना, तो जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। अच्छा, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दो लोगों को ज़रूर अप्रोच करो और लोगों के सामने उनके एक्सपीरियंस शेयर। दिल्ली आते हैं तो ऑफ कोर्स मैं अप्रोच करता हूँ, कोई शूट पे भी आई, उन्हें मोहम्मद मुर्शिद को तो बहुत पहले से जानता हूँ। हाँ, वो तो नहीं मतलब तो भाई वो तो बातों के बहुत धनी है। हाँ, भाई मतलब नेक्स्ट नहीं, वो लेवल काम का भी धनी आदमी है। नहीं, काम के धनी तो वेरी गुड गाय, हार्ड वर्किंग तो है ही वो, क्योंकि यार दिल्ली मुंबई और बिल्कुल चांदनी चौक वाले आदमी है वो, इंसान है वो। उनकी मतलब मैं उनको बहुत कॉलेज टाइम से जानता हूँ। तमन से फिल्म का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम लोग रात को डिनर कर रहे थे, तो रात को हाँ डिनर, हाँ रात को ही होता है रात को डिनर करें, तो लंच में ना जो केटर ने ना येलो दाल खिलाई, ठीक है, अब उसने रात को भी खिला दी। तो मूवी मेरे साथ बैठा उसने खाई, तो मूवी उसको बोलता है भाई ये दाल दोपहर की क्यों खिला रहे हो, तो कहता नहीं सर शाम को नहीं बनाई है। तो मूवी को ना, मूवी की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, उसकी एग्जाम्पल देने की जो कला है ना भाई, मतलब वो किसी को ना ऐसे एग्जाम्पल देगा उसको ना दिमाग में छप, जैसे टीचर होते हैं ना छप जाते। मेरे को बात तक छपी हुई है, उसने तो क्या बोला, कह रहा भाई सुन मेरे पे ना 4 ब्लैक शर्ट है, अगर मैं चारों दिन पहनूं ना ब्लैक शर्ट अलग अलग, तब भी सामने वाले को लगेगा मेरे पे एक ही ब्लैक शर्ट है, तो मैं एक दिन गैप करके पहनता हूँ। करेक्ट। कह रहा अच्छा, तो उसको समझ में आया कि भाई दाल तो रिपीट मत कर, तेरे को दाल बना बीच में कोई एक गैप दे दे, एक दिन गैप दे दे, कुछ गैप दे दे। मैंने भाई वो बंदा मतलब है मूवी को, मैं उसको अप्रोच करूंगा। आई नो उन्होंने, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा अब तो काफी रेगुलर मिलना हो रहा है। अच्छा, अभी हम लोगों ने मैकेन का एक शूट किया है, उससे पहले पोर्टर किया है, उससे पहले कैनन किया है, जेमिनी ऑयल किया है, और ओरिएंट लाइट्स का एक धोनी का शूट किया। बैक टू बैक शूट कर रहा हूँ उनके साथ में, एंड अब उनकी जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं सबको जानता हूँ उनके वहां पे, वो मेरे को सब जानते हैं। नहीं सेम जो मीशो वाला ऐड किया था हमने, उसमें भी ऐसी हुआ था। हाँ। नमन भाई प्रोड्यूसर थे, नमन भाई को बोला मूवी ने कि सॉरी गूगल वाले पे कि अरे यार दिल्ली में हमारा एडी है, सेकंड एडी, हम उसको ऐड करेंगे। नमन भाई ने बोला नहीं यार मेरा एक जान पहचान का एडी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसका करेगा। उन्होंने कहा नहीं सर हमारा बंदा बेस्ट है, मैं बहुत पहले से जानता हूँ। वो कह रहा भाई मेरा बेस्ट है, तू नाम बता, नाम बता, पाली कह रहा पाली की बात कर रहे हैं, दोनों सेम बंदे की। नमन भाई ने बताया था मेरे को, मैंने कहा चलो बढ़िया, फनी था यार। कहने का बम्बई बैठे बैठे तारीफ की बात तो नहीं, नहीं है, अच्छी अच्छी बात है।
करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलो ये तो आपने बता दिया। मुझे कुछ आप अपने, मतलब मेरी अभी तो आर्मी बन रही है, जनता बन रही है मेरी, बट अगर आप कुछ भी मेरे व्यूअर्स को आप बताओ कि बेस्ट आपकी तरफ से कुछ फिल्म या कुछ रिकमेंड करना चाहो जो देखना चाहें वो लोग। एक कुछ फिल्में ऐसी हैं जो मतलब मेरे को देख करके मेरे भी सोचने का ना नज़रिया थोड़ा चेंज हुआ। एक तो है नेटफ्लिक्स पे कोर्ट, चैतन्य डायरेक्टर है चैतन्य। अब उसके बारे में बोलने लगूंगा तो फिर एक पूरा तुम्हारा एपिसोड निकल जाएगा। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके डायरेक्टर के बारे में जानें, उसका कैमरा वर्क देखें, कैसे वो कैमरा मैन को अपने साथ उन्होंने जोड़ा था। वो बहुत अच्छी फिल्म है, मराठी में है पर उसमें सबटाइटल है। एक पाकिस्तानी फिल्म है जॉयलैंड, और उसका मेरे को प्रोडक्शन डिज़ाइन, कैमरा, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम, मतलब मेरे को लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो किसी से कम नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये दो ही फिल्में बोलना चाहूँगा, और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये दो फिल्में जो फिल्म लाइन में स्पेशली जो आना चाहते हैं, मेरे को ये ऐसी फिल्में हैं जो अपने आप में मेरे को लगता है कि शायद स्कूल्स में भी दिखाई जाएं। एक अभी लेटेस्ट एक अभी फिल्म आई है 12th फेल, तो हालांकि वो थोड़ा कमर्शियल एक्सपेक्ट को रख करके सोच करके बनाई गई है, विधु विनोद चोपड़ा जी की। और उस फिल्म की खास बात यही है कि वो बहुत नेचुरल फिल्म लगी मेरे को, बहुत अच्छी फिल्म लगी मेरे को। बट अगेन थोड़ा सा कमर्शियल एक्सपेक्ट है उसके अंदर। नहीं, बट वो फिल्म में ना मैंने भी रिसेंटली देखी, बट मेरे को बड़ा बहुत टाइम बाद हाँ। किसी फिल्म की एंडिंग ने अगर रुलाया तो वो ये थी 12th। करेक्ट मतलब जैसे कि इन पे IAS और IPS के ऊपर पहले से बहुत फिल्में बनती आ रही हैं, करेक्ट है। बट इसमें ना बड़ा लॉजिक के साथ चलते हुए कि, और ये एक रियल आदमी की कहानी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सोची समझी कोई फिक्शन नहीं है। एक एक्चुअल में एक आदमी और एक लड़की की कहानी है, मनोज श्रद्धा। करेक्ट। तो इंस्पायरिंग है। बट बाकी ये दो फिल्में मैं अभी रिकमेंड करूँगा, और कि देखें और ज़रूर सीखें इनसे। जो लोग कैमरा करते हैं उनको कैमरा के लिए अपने आप काम मिल जाएगा। जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स हैं उनको इन दो फिल्मों में देख करके कि कितना सटल एंड उसको पॉप भी कैसे कर सकते हैं। लाइक जॉयलैंड देखोगे तो आपको लगेगा ही उन्होंने, एंड उस फिल्म में देख करके आपको लगेगा नहीं कि आप पाकिस्तान को देख रहे हो। आपकी जो आपने जो पॉडकास्ट में बातें की वो भी शायद सबके लिए इंस्पायरिंग रहने वाली है। मैं खुद एक लर्नर हूँ, और मैं हमेशा अपने असिस्टेंट्स को या जिनके साथ भी काम कर रहा हूँ, मैं हमेशा टेक्निक्स पे और उस चीज़ों पे करता रहता हूँ। और मैं सभी को यही बोलता हूँ कि जितना हो सकता है अपने आप को चेक करते रहो, रीचेक करते रहो, अपडेट करते रहो। पता होना बहुत ज़रूरी है आपको। क्या मेरे डिपार्टमेंट के टाइम पे मुझे पता होना चाहिए कि क्या नया मटेरियल आया है। उससे क्या होता है, लाइफ ईजी हो जाती है। पुराने स्टाइल बुरे नहीं थे, बट टाइम सेविंग के लिए आपको नए तरीके आजमाना बहुत ज़रूरी है। आईफोन की तरह अपने आप को भी चेक करते रहो, चेक फॉर अपडेट। हाँ, करेक्ट अपने आप को अपडेट करते रहो। राइट, चलो बढ़िया वरुण भाई, मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू भाई, मतलब आपने अपना टाइम निकाला। मैं तुमको लिटरली विश करूँगा कि तुम्हारा ये जो ब्रॉडकास्ट चैनल है ये बहुत अच्छे से चले, और मैं लकी वन हूँ, मेरे साथ पहला हुआ है, और इससे तुम फेमस हो जाओ। लेकिन मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि अभिषेक पाली टॉक्स ऐप सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। ऑल द बेस्ट वरुण भाई, थैंक यू फॉर द फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।